नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी हिंदी सहचर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वर्तमान में आप जहाँ कहीं भी देखिए, हिंदी भाषा को लेके पूरे देश में एक विवाद सा छिड़ा हुआ हमें दिखता है। चाहे हम अखबार को देखें या सोशल मीडिया को देखें, हर तरफ हमें हिंदी भाषा को लेके एक विवाद दिखता है। कहीं सोशल मीडिया पे कर्नाटक का वीडियो, कहीं तमिलनाडु का वीडियो, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पे हिंदी भाषा का प्रयोग अगर दिखता है तो वहाँ पे कालिख पोते जाने का वीडियो, मेट्रो में हिंदी भाषा का बहिष्कार, ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस विवाद का कारण क्या है। क्या इस विवाद का कोई तात्कालिक कारण है या इस विवाद की जड़ें इतिहास की गहराइयों में छिपी हुई हैं। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। अगर वर्तमान समय में बात करें, इस विवाद की शुरुआत फूड जो भारत में फूड स्टैंडर्ड जो निर्धारित करने वाली संस्था है FSSAI, उसने एक नियम, एक आदेश जारी किया जिसमें दक्षिण भारत समेत तमाम राज्यों के लिए कि जो दही का डिब्बा था, कर्ड कर्ड के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा में दही लिखने के लिए कहा गया। तब वहाँ के तत्कालीन जो इस समय मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन ने हिंदी भाषा थोपे जाने का आरोप लगाया। साथ में उन्होंने कहा कि हम अपने भाषा, जिसमें हिंदी को मोगेरू, दही को मोगेरू, या फिर जिस भाषा में दही को जिस शब्द से वो कहते हैं उसका प्रयोग न करके वो हिंदी भाषा का प्रयोग क्यों करें। उन्होंने केंद्र सरकार पे आरोप लगाया कि उन पे हिंदी थोपी जा रही है ज़बरदस्ती। साथ में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का भी आरोप कुछ ऐसा ही था कि उन पे हिंदी थोपी जा रही है। आखिर दक्षिण भारत के राज्यों का ये जो आरोप है, ये क्यों लगातार लगाया जाता है? हमेशा समय समय पे और आप देखें तो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा दक्षिण भारत पे हिंदी थोपी जा रही है। अगर हम बात करें इसको, अगर इस पूरे मुद्दे को हम विस्तार से देखें तो इसकी जड़ें हमें इतिहास की गहराई में देखने को मिलती हैं। इस मुद्दे की शुरुआत सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हमें देखने को मिलता है, जब मद्रास के द्वारा भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग की गई। उस समय उसके इस मांग को स्वीकार किया गया। बाद में 1937 ईस्वी में जब मद्रास के कांग्रेस के प्रभारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने उस प्रदेश में, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के विकास को लेके तमाम प्रयास किए। उन्होंने विद्यालयी स्तर पे पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को शामिल किया, जिससे हिंदी भाषा को दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा सीखा और समझा जा सके। वहाँ पे उनका जोरदार विरोध हुआ। बाद में उन्होंने अपने प्रयास को, उन्होंने अपने इस आदेश को वापस लिया। तो इस तरह से दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत के प्रतिनिधि थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनका भी प्रयास विफल रहा। बाद में हमारा देश इसी क्रम में आज़ाद हुआ 1947 में, और उस समय विश्व के तमाम देशों के भांति भारत के सामने भी एक समस्या थी कि हमारे देश की आखिर एक आधिकारिक भाषा क्या होगी। विश्व के प्रत्येक देश की एक आधिकारिक भाषा होती है जो वहाँ की बहुतेरी जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा, वहाँ के भावात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव की भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है, जिसे हम आधिकारिक भाषा के रूप में जानते हैं। विश्व में जितने देश हैं, जितने संप्रभु देश हैं, सारे देशों की कोई ना कोई एक आधिकारिक भाषा जरूर है। हमारे साथ आज़ाद हुआ देश पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो, सबकी अपनी अपनी भाषा है। जैसे चीन की मंदारिन है, रूस की रूसी है, पाकिस्तान की उर्दू है। हमारे भी देश में जो हमारे राजनेता थे, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने हिंदी भाषा को, क्योंकि महात्मा गांधी की भी इच्छा थी और तत्कालीन जितने स्वतंत्रता सेनानी थे या उस समय जितने भी नियम विधि का निर्माण करने वाले लोग थे, सबकी राय यही थी कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश के बहुसंख्यक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, और जिसे पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सहित महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम ऐसे लोगों का भी यही मत था। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया।
लेकिन दक्षिण भारत में इसका जोरदार विरोध हुआ। उन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा या आधिकारिक भाषा अपनाने से उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद नेहरू जी ने, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जब तक दक्षिण भारत के राज्य हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में सहमति से स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक आधिकारिक भाषा के रूप में, कार्यालयी भाषा के रूप में, कामकाज करने की भाषा के रूप में अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में हम जारी करेंगे। और ये आदेश अगले 10 साल के लिए उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि आगे 10 साल के बाद हम जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित कर देंगे और हिंदी के विकास का प्रयास करेंगे इतने दिनों में। फिर बाद में उन्होंने इस आदेश को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया और 15 वर्षों तक के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हिंदी के सहभाषा के रूप में किया जाना सुनिश्चित हुआ। 1963 ईस्वी में जब राजभाषा अधिनियम का गठन हुआ, राजभाषा अधिनियम के अनुसार अब हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाना था और कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी पे काम किया जाना था। दक्षिण भारत में फिर से इसका विरोध हुआ और उस विरोध के आगे पंडित नेहरू की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक दक्षिण भारत की राज्य आम सहमति से ये नहीं कह देते कि हम हिंदी को राजभाषा मानने के लिए तैयार हैं, तब तक अंग्रेजी राजभाषा हिंदी की सहभाषा के रूप में काम करती रहेगी। 1965 ईस्वी में तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने, क्योंकि पहले से यह सुनिश्चित था कि 15 वर्ष के बाद हम हिंदी को राजभाषा घोषित कर देंगे, 1965 ईस्वी में उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। लेकिन दक्षिण भारत में फिर से एक बार जोरदार विरोध शुरू हुआ और मद्रास, मतलब तमिलनाडु और तमाम ऐसे राज्यों जो दक्षिण भारत के राज्य थे, वहाँ पे छात्रों ने आत्महत्याएं की। उस समय तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री रही इंदिरा गांधी ने बाद में इस फैसले को वापस लिया और इस फैसले को वापस लेते हुए उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने जो आश्वासन दिया है, यह आश्वासन पे हम काम करेंगे और अंग्रेजी राजभाषा के हिंदी की सहभाषा के रूप में आगे अंग्रेजी में काम होता रहेगा। बाद में 1976 ईस्वी में हिंदी को पूरे देश में कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी पूरे देश को 3 भाग में बांट दिया गया, 3 वर्गों में बांट दिया गया, जिसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप वर्ग क, वर्ग ख और ग, इस 3 वर्गों में हम इसको देखते हैं। इसमें जो पहले वर्ग था ग्रुप क या ग्रुप ए कहें जिसे हम, उसमें ऐसे राज्य शामिल थे जो पूर्णतः हिंदी भाषी थे, जिनमें कामकाज की भी भाषा हिंदी थी, हिंदी बोलते थे और समझते थे। दूसरे ग्रुप में ऐसे राज्य थे जो हिंदी समझते थे, हिंदी बोलते थे, लेकिन उनकी प्राथमिक भाषा हिंदी नहीं थी। ऐसे राज्यों में कार्यालयी भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ स्वीकार की गई। तीसरा ऐसा राज्य था जो अहिंदी भाषी था, ऐसे राज्यों का समूह जिसमें हिंदी का प्रयोग नहीं होता था। ऐसे राज्यों में कार्यालयी भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होना सुनिश्चित किया गया। इस तरह से आप देखें कि एक प्रक्रिया जो एक विरोध का दौर 1920 से शुरू हुआ और लगातार 2024-25 तक बना हुआ है। इसके कुछ कारण हैं, इसके कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों को उनके अपनी भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि जो प्रमुख भाषाएं हैं, उसको लेके उनके मन में एक तरह से असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे लगातार विरोध करते रहे हैं। इस मुद्दों पे बार बार वो हिंदी का विरोध करते रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक असुरक्षा का भाव होता है, उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति असुरक्षा का भाव उनके मन में जागृत होता है, जिसके कारण वो इसका विरोध करते रहते हैं। ये विरोध कितना सही है और हिंदी को राजभाषा बनाना, हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाना या राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करना कितना जायज़ है, कितना सही है, ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों पे विस्तार से बात करने के लिए हम अगले वीडियो में फिर से मैं आपके सामने एक अगला वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए और बनाना चाहिए तो किस तरह से तमिल या दक्षिण भारतीय भाषाओं की अनदेखी, और ये अनदेखी कितनी जो है महंगी साबित होगी या इसका क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।